श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग 25 क्वेश्चन का जो लाइव डिस्कशन देख रहे थे, टेस्ट विथ डिस्कशन, ठीक है। बीच में 2 क्लास मिस हो गया। पहली क्लास तो मिस हुआ इसलिए कि क्वेश्चन उसमें नहीं दिख रहा था, वो प्रॉब्लम था। और दूसरी क्लास मिस होने के पीछे एक रीज़न था कि मेरे रिश्तेदार में एक व्यक्ति का डेथ हो गया था और वहाँ हमें जाना अत्यावश्यक था, इसलिए दूसरा क्लास मिस हो गया। खैर चलिए, ये सब तो एक कहा जाए तो समस्याएं हैं ज़िंदगी की, और जब तक ज़िंदगी है इस तरह की प्रॉब्लम तो आती ही रहती है, आकस्मिक चीज़ें, तो इसे कौन रोक पाया है। मौत और ज़िंदगी जो है इसके बीच में जो फासला है, बस इसी में हम लोग अटके हुए हैं। तो 2 क्लास मिस हो गया था, इसके लिए हम आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। और आज हम फिर से 25 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट विथ डिस्कशन लेकर आए हैं। तो आप सभी भाई एक बार जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, और 2 दिन जो क्लास छूटा है इसके लिए हम सॉरी बोलना चाहते हैं। नाराज ना होइए भाई, अरे यही ज़िंदगी है, इसी में ना सब कुछ संभव है। कि आ जाइए जल्दी से, ठीक ना। हाँ, और जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी लोग अपने भाइयों तक, अपने दोस्तों तक वीडियो के लिंक को, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और फिर आज आग लगा सके, धमाका 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 कर सके। ठीक है साथियों, जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। मजा आएगा तब जब आप हमारे साथ होंगे, ठीक ना। हाँ, यदि आप हमारे साथ होंगे तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। चलिए सवाल की शुरुआत की जाए, सवाल की शुरुआत की जाए। जल्दी से सभी लोग एक बार बता दीजिए, सवाल की शुरुआत की जाए। काफी मजेदार सवाल लेकर आए हैं आपके लिए हम, ठीक ना। जो भी लोग 25 क्वेश्चन का ये लाइव टेस्ट विथ डिस्कशन देख रहे होंगे, जब वो सेट बनाने के लिए बैठते होंगे तो उनको लगता होगा कि वाह क्या गजब है, एकदम पानी पानी हो जाता होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और एक बात और आप लोगों से डिस्कस करना है कि यदि कोई भी जो लोग यूपी बोर्ड से हैं और झारखंड बोर्ड से हैं, ठीक है, वो लोग एक बार नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि कितने लोग यूपी बोर्ड से और कितने लोग झारखंड बोर्ड से हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड वाला की नैया धीरे धीरे पार हो रही है और अब बच गए यूपी बोर्ड और झारखंड बोर्ड वाले बच्चे। तो हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों को भी निश्चित रूप से उनका भी नैया पार लगा दे, ठीक है। और इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कितने लोग हमारे साथ यूपी बोर्ड से जुड़े हैं और कितने लोग झारखंड बोर्ड से जुड़े हैं, एक बार जरूर कमेंट में बताएंगे सभी लोग, ठीक है। हाँ, ताकि आप लोगों के लिए भी एक धमाकेदार क्लास को लेकर आ जाए, ताकि आप लोग की तैयारी भी पूरी हो जाए। आप लोग के एग्जाम में थोड़ा सा वक्त है अभी, इसलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल की। सभी भाई जुड़ चुके हैं। सवाल नंबर पहला जो आपको दिख रहा है, इसका आंसर लगा दीजिए जल्दी से। बहुत ही आसान सवाल है लेकिन टेक्निकल सवाल है। सवाल तो आसान है लेकिन टेक्निकल है, उसमें टेक्निक है और उसका जवाब देना आपको। कहता है यदि ए व्युत्क्रमीय अवयव हो तो ए का व्युत्क्रम x अवयव ए इनवर्स हो तो क्या होगा। देखिए एक आसान चीज हम आपको बताएं कि कोई फंक्शन और उस फंक्शन के व्युत्क्रम, कोई फंक्शन और उस फंक्शन के व्युत्क्रम को यदि आप गुना करते हैं तो उसका गुणनफल जो है 1 के बराबर होता है। अब आप कहिएगा कैसे, देखिए हम आपको इसका एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए कि x और x का व्युत्क्रम तो 1/x, इसका गुणनफल कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। साइन का व्युत्क्रम होता है cosec, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा
और इसका मान कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। जैसे 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो 1/5, सॉरी 1/5, और इसका गुणनफल कितना के बराबर होगा? तो 1 के बराबर, ठीक है, 1 के बराबर। और यहां पर भी आपसे यही पूछ रहा है कि कोई फंक्शन है और उस फंक्शन के व्युत्क्रम को यदि लिया जाए तो आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं 4, ठीक है, और चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला कहता है कि a प्लस a इनवर्स का मान 1 के बराबर होगा, यानी उस फंक्शन को और उसके व्युत्क्रम को यदि आप जोड़िएगा तो 1 के बराबर होगा। कैसे होगा चेक करके देखिए ना। यदि हम इसको जोड़ते हैं 1 के बराबर होगा, 25 एक 26/5 हो जाएगा। यहां जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा a इनवर्स बराबर i, हाँ ये होगा a इंटू a इनवर्स बराबर i, और i जो होता है i ये अवयव में 1 के बराबर इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी इकाई अवयव भी इसको कहा जाता है, ठीक है, इसको इकाई अवयव भी कहा जाता है। तो कोई जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का जो गुणनफल होगा हमेशा कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, यानी इकाई अवयव के बराबर होगा। और इकाई अवयव का मतलब क्या होता है? आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, तत्समक अवयव। क्लियर हो गया? अब जितना कोटि का रहेगा उतना ही कोटि का आई का मान आएगा। और देख लीजिए आई का मान ये होता है आपका, यदि 2 गुने 2 कोटि का लिखेंगे तो 1 0 0 1, 3 गुने 3 कोटि का लिखेंगे तो क्या होगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही ना होता है। और इसका परिभाषा भी होता है कि वैसा अवयव जिसमें विकर्ण का अवयव 1 हो, 1 बाकी सभी अवयव 0 हो, वही आपका तत्समक अवयव कहलाता है, ठीक है, यानी इकाई अवयव कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। समझे? हाँ, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल जो आपको दिख रहा है उसको बनाइए जल्दी से। सभी लोग सवाल का आंसर लगाइए जल्दी से जल्दी, ठीक है, आंसर लगाइए। और आंसर लगा के जो है कमेंट बॉक्स में ABCD जो आंसर है वो लिख दीजिए जल्दी से, एकदम जल्दी से सभी लोग लिख दीजिए। और अपने दोस्तों तक लिंक को शेयर कर दीजिए सभी लोग। इसलिए शेयर कर दीजिए कि 2 दिन क्लास में बीच में डिस्टर्ब हो गया था तो सबको लग रहा होगा कि क्लास में बंद हो गया, ना चला रे, पढ़ाएंगे रे, काला टेंशन ले रहा है, टेंशन नहीं ले रहा। चलिए कहता है समीकरण, देखिएगा समीकरण e के पावर में 5x इंटू dx और प्लस e के पावर में है 6x इंटू dy, ऐसा नहीं है, e के पावर में 6y इंटू dy, x नहीं है y है, 6y इंटू dy, और इसके बराबर में है 0, शायद इसके बराबर में कितना है? 0 है। तो इसका हल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका हल क्या होगा, ठीक ना। सिंपल कुछ करने की जरूरत नहीं है, दोनों साइड आए, मतलब इसमें आपको इंटीग्रेशन कर लेना है सिर्फ। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? देख लीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा? यहां देखिएगा, ये हो गया आपका e के पावर x का इंटीग्रेशन होता है, e के पावर में x जो है वो ज्यों कहते हो, और बटा में x के साथ जो कांस्टेंट होगा वो बटा में आ जाएगा, यही ना है, x के साथ जो कांस्टेंट होगा वो कहां आ जाएगा? बटा में आ जाएगा। प्लस देखिएगा ये हो जाएगा आपका e के पावर में 6y और बटा में 6, और बराबर में कितना हो जाएगा? तो 0 का इंटीग्रेशन होता है किसी कांस्टेंट के बराबर, या c कह सकते हैं, कांस्टेंट को c ले लीजिए या k ले लीजिए, कोई भी कांस्टेंट लिखेंगे दिक्कत नहीं है। क्यों होता है देख लीजिएगा, 0 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए तो हो गया dx, और dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c, तो 0 इंटू x प्लस c, 0 को देखिए यहां पर गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो केवल c बचेगा ना, कांस्टेंट बचेगा। तो 0 का जब भी आप इंटीग्रेशन लिखेंगे तो वह जो होगा किसी कांस्टेंट के बराबर होगा, यानी c के बराबर या k के बराबर हो सकता है। चलिए अब आप ऐसा कर लीजिए कि इसका ले लीजिए एलसीएम, तो 6 पंचे 30 यानी होगा 6 इंटू ई के पावर 5x प्लस 6 पंचे 30 यानी 5 इंटू ई के पावर 6y बराबर हो जाएगा, देख लीजिएगा इधर बराबर यहां हो जाएगा आपका, बीच में फोन ना कीजिए मेरे भाई, काम चल रहा है, सोना फोन नहीं करो बीच में। चलिए देखिए
हाँ शायद आंसर जो है आपका यहीं पर छोड़ा है, सॉरी यहीं पर छोड़ दिया है, यहीं पर इसको छोड़ दिया है, ठीक है, यहीं पर इसका जो है ऑप्शन आपको छोड़ दिया है, तो यहीं पर इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा, e के पावर 5x बट्टा में 5 और e के पावर 6y बट्टा में y और बराबर में क्या हो जाएगा आपका k, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आसानी से बन गया। यदि आप इसमें आगे बढ़ाना चाहते हैं तो लॉस वगैरह ले सकते हैं, ठीक है, और क्या करेंगे एक्स्ट्रा। चलिए तो दूसरा सवाल भी आपका बन गया, दूसरा सवाल का आंसर सी होगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़िए, जो सवाल आपको दिख रहा है उसको बनाइए और उसके बाद उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक ना, जल्दी से जल्दी बनाइए सभी लोग। चलिए सवाल को बनाइए, सवाल जो आपको दिख रहा है उसको बनाइए जल्दी सभी लोग। सवाल का आंसर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ZX तल के समांतर है, ZX तल के समांतर है, निम्नलिखित में से कौन सा ZX तल के समांतर है, ZX तल के समांतर है। देखिए इस चीज को समझाने के लिए जब हम 3D पढ़ाते हैं तो एक जुगाड़ रखे हैं, देसी जुगाड़, शायद आप लोग के भी काम आ जाए, ठीक है, देखने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे हम समझाने का प्रयास करते हैं आपको इससे। देखिए क्या है ये, आपको ये 3 डायमेंशनल शेप बनाने का प्रयास किए हैं हम देसी जुगाड़ के माध्यम से, जो आप लोग को दिख रहा होगा ये 3 डायमेंशनल शेप है। देख लीजिए यहीं से देखिए ना, कोई कोण आएगा देख लीजिए ना आप। और आपसे एक बार सवाल भी पूछे थे कि 3 डायमेंशनल शेप में जैसे चतुर्थांश में जो होता है 4 भाग होता है, तो प्रत्येक भाग को हम चतुर्थांश बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। उसी तरीके से जब 3 डायमेंशनल आप पढ़िएगा 3D, तो उसमें जो होता है 8 भाग होता है, इसलिए उसके प्रत्येक भाग को अष्टांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अष्टांश। क्लियर हो गया। अब देखिए कैसे 8 भाग आपको दिखेगा। पहले तो हम आपको यहां से क्लियर कर दे कुछ कि ये जो आपका होगा, मान लिया जाए, मानिएगा देखिए कि यहां से जो आपका ई चल रहा है, ई वाला इधर ये दिख रहा है, ई वाला यहां से ई वाला, ये आपका x अक्ष है, ठीक है, ये x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, ठीक है, ये y अक्ष है, और ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ई वाला, इसको बोलेंगे z अक्ष। इसको क्या बोलेंगे? z अक्ष। क्लियर है? तो इसमें एक भाग तो ये हो गया, ये प्लस वाला है सब, तो एक माइनस वाला एन होगा, माइनस में x अक्ष होगा, ये प्लस में है y अक्ष, एन माइनस में होगा आपका y अक्ष। ऊपर में यदि प्लस में z अक्ष है तो इसके नीचे भी z अक्ष होगा माइनस में, देख लीजिए नीचे में z अक्ष होगा माइनस में। समझ में आ रहा है? यानी 4 गो ऊपर में तल है तो 4 गो करा नीचू में तो होगा ना, इसलिए इसके प्रत्येक भाग को जो है अष्टांश बोला जाता है। जब इसके बेसिक क्लास में हम लोग चलेंगे तो और भी आपको अच्छा से समझा दिया जाएगा कि अष्टांश कहां से बनता है। अभी बात यह करना है कि z अक्ष और x अक्ष के समांतर क्या होता है। देखिएगा पहले तो ये आपका z अक्ष ऊपर में है और ये आपका x अक्ष है, ये z अक्ष है और ये x अक्ष है, तो इसमें आपको ये दिख रहा है, z अक्ष और x अक्ष में आपको ये दिख रहा है ये वाला, ये ना z अक्ष और x अक्ष के तल पर ये वाला है, ठीक है, ये z अक्ष है और ये x अक्ष है। अब कहता है कि इसके समांतर में क्या होगा, तो यहां यदि हम कोई यहां पर खींच दे, एक यहां पर ऐसे, यहां पर यदि मान लीजिए कि यहां पर कोई चीज खड़ा कर दे तो इसके समांतर होगा ना, इसके समांतर होगा ना। तो ई y के, मान लीजिए कि y है आपका, y है ना, यहां से y है, तो y के सामने से जहां तक हमको जाना होगा, यदि रेखा कोई खींचेंगे, y के सामने से यदि रेखा कोई खींचेंगे तो क्या होगा? z अक्ष और x अक्ष के समांतर होगा, z अक्ष और x अक्ष के क्या होगा? समांतर होगा। तो ये तो हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम आपको इसका ट्रिक बताते हैं कि यदि z अक्ष और x अक्ष के समांतर यदि कोई आपसे पूछ दे कि z अक्ष और x अक्ष के समांतर क्या होगा, तो जो बच गया वही होगा। जैसे zx आ गया तो y, क्लियर है। यदि x y के समांतर पूछेगा तो z, यदि z y के समांतर पूछेगा तो x। क्लियर हो गया? हाँ, तो ये आपको याद रखना है, जो उसमें दिया हुआ रहेगा बस उसको छोड़कर अगला बता देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब आप लोग खुद इसका आंसर लगा सकते हैं, जल्दी से देख लीजिएगा इसका आंसर सभी लोग क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जो होगा y बराबर k, यानी y से कितना भी दूरी पर आप एक रेखा खींच लीजिएगा या एक ऐसे करके तल बना दीजिएगा, तो वह जो होगा z और x के क्या होगा? समांतर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। tan इनवर्स माइनस x, जवाब दीजिए इसका। बहुत ही मजेदार सवाल है।
tan इनवर्स माइनस x का मान कितना के बराबर होगा। इसके लिए तो एक भयंकर कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, और इसी पर लगभग आपका जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लगभग सवाल सॉल्व हो चुका है इसी पर, ठीक ना। ऐसा कॉन्सेप्ट हम बता दिए हैं कि लगभग सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। इस पर थोड़ा सा हम डीपली लेके चल रहे हैं, उसके बारे में बताते हुए चल रहे हैं, आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। हाँ, जल्दी जल्दी सवाल बताएं और आपको समझ में भी ना आए तो ऐसे में प्रॉब्लम हो जाती है ना, इसलिए समझा के जो है हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। थोड़ा सा वक्त लेंगे लेकिन मजेदार तरीके से चलेंगे। देखिए, यदि x के tan के अंदर माइनस लग गया तो आपको बताए थे कि साइन के अंदर, tan के अंदर और कॉसेक के अंदर यदि माइनस लग जाए, यदि साइन के अंदर, tan के अंदर और कॉसेक के अंदर माइनस लग जाए तब माइनस हटाना है, माइनस को बाहर खींच लेना है। माइनस को क्या करना है, बाहर खींच लेना है, और जो फंक्शन है उसको ज्यों का त्यों लिख देना है, ठीक है। जो फंक्शन है उसको क्या करना है, ज्यों का त्यों लिख देना है। ऐसा कब कब करना है, जब साइन के अंदर में माइनस हो, साइन इनवर्स के अंदर में, और जब tan इनवर्स के अंदर में माइनस हो और कॉसेक इनवर्स के अंदर में माइनस हो, तब ऐसा आपको कार्य करना है। यदि कॉस के अंदर माइनस आ जाए, सेक के अंदर माइनस आ जाए और कॉट के अंदर माइनस आ जाए तो माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है। कितने वीडियो में यह चर्चा हो गया है, माइनस हटाना है तो पाई में से घटाना है। जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या करना है, माइनस हटाना है तब पाई में से घटाना है, कॉस इनवर्स एक्स। ये माइनस को हटाने के लिए पाई में से इतना को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ऐसे ही सेक के साथ भी और ऐसे ही कॉट के साथ भी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलिए सभी लोग। अगला सवाल जो दिख रहा है उसको एकदम बनाइए, और वही सवाल आपके सामने अभी आ रहा है, बिल्कुल बोर्ड मॉडल सवाल, इधर उधर की कोई सवाल नहीं, ठीक है। एकदम जाके देखिएगा एग्जाम के पेपर में जो होगा, जो आपका क्वेश्चन आने वाला है उसमें ये सब सवाल छप्पल रहेगा, एकदम डेफिनेट छप्पल रहेगा, 100% छप्पल रहेगा, ठीक है। अरे ये है डाटा नहीं, इसका डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन सवाल का टाइप यही होगा, छप्पल रहेगा एकदम पक्का, ठीक है। जाइएगा और एकदम धरधरा दीजिएगा। अब कल समीकरण क्या है देखिएगा, यहां पर दे दिया है dx बट्टा में x प्लस dy बट्टा में y, dy बट्टा में y और बराबर में आपका है 0, बराबर में है 0। अब पूछ रहा है इसका हल क्या होगा, देख लीजिए इसका हल आपसे पूछ रहा है। बड़ी सिंपल सा काम करना है, पहले दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दीजिए, आसानी से काम बन जाएगा। 1/x का होता है आपका log x। हाँ, ये बात याद रखिएगा कि x वाला dx के साथ होना चाहिए और y वाला dy के साथ होना चाहिए, dx और dy बट्टा में नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए ऊपर में है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस log y और बराबर में हो जाएगा इधर c। यहां से हम log को यदि बाहर कर लेते हैं तो आपको मालूम है log c लिख सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट के रूप में log c लिख लीजिए, कांस्टेंट है तो log c लिख लीजिए, ठीक है। देखिए अब यहां पर log को यदि बाहर करेंगे तो ये गुना में हो जाएगा, यानी x इंटू वाई बराबर हो जाएगा आपका log c। यहां देखिएगा ये आपका बाहर आ जाएगा, नहीं ये log से log आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा देखिए, तो log से log कैंसिल हो गया तो हो गया x इंटू वाई बराबर कितना c, x इंटू वाई बराबर c। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा, x इंटू वाई बराबर c या k, कोई दिक्कत नहीं, c रहे या k रहे, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला सवाल है मजेदार, देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग में जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य जो z बराबर लिखा हुआ रहता है, आप लोग देखे होंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है उसमें जो आपका z का मान होता है वो पूछ रहा है कि कैसा होता है, रैखिक होता है कि द्विघातीय होता है कि त्रिघातीय होता है, कैसा होता है, रैखिक होता है कि द्विघातीय होता है कि त्रिघातीय होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो आप जो z का मान देखे होंगे वह आपका रैखिक होता है, जो z का मान होता है उसी को उद्देश्य बोलते हैं, ठीक है। वह आपका रैखिक समीकरण होता है, ठीक है। कैसा होता है वह, रैखिक समीकरण होता है, ठीक ना। हाँ, तो वह आपका रैखिक होता है, इसलिए इसका आंसर आपको रैखिक लगाना है, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए में रैखिक आपको दिया गया है। चलिए अगला सवाल यहां पर कह रहा है कि एफ ए, चलिए फंक्शन का सवाल है। आप लोग इससे पहले फंक्शन से डर रहे थे, लेकिन अब हमें ऐसा नहीं लगता कि आप लोग को फंक्शन से या रिलेशन से या फिर फॉग गॉफ हॉफ वाले प्रश्न से डर लग रहा होगा। प्रश्न को तो आप खोज खोज के बनाते होंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसका हम बता दिए। देखिए क्या कहता है, एफ जो है ए से बी में एक आपका यहां पर फलन है, देखिएगा एफ ए से बी में एक आपका फलन है, और फिर आपका जी जो है बी से सी में एक फलन है। तो यहां पर गॉफ की बात की जा रही है। गॉफ एफ गॉफ जो है वह क्या है, ए से सी में एक फलन है, ठीक है। सॉरी, ये दोनों जो है आपका एकाएकी फलन है, ये तो क्लियर हो गया। जब ये आपका एकाएकी फलन है तो जी ऑफ एफ जो है वह कैसा फलन होगा, तो वह भी आपका एकाएकी होगा। क्लियर कर लीजिए, मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर आपका है 3x, एकाएकी है, और जी एक्स बराबर आपका है 4x, यह भी एकाएकी है, ठीक है। तो यहां पर गॉफ आपसे पूछ रहा है, गॉफ गॉफ यानी जी ऑफ एफ एक्स, यही ना, जी ऑफ एफ एक्स पूछ रहा है। तो देख लीजिए, जहां पर जी आपको दिख रहा है और जहां एक्स का मान दिख रहा है वहां एफ एक्स रख लेना है। तो हो जाएगा 4 इंटू एफ एक्स, एफ एक्स के जगह पर क्या है 3x, तो 4 इंटू 3x कितना हो जाएगा, देखिए तो 4 3 12x। क्लियर हो गया। अब यह 12x जो है यह भी आपका एकाएकी फलन है। यह एकाएकी इसलिए है क्योंकि इसमें 1 इनपुट 1 आउटपुट आएगा। क्लियर है, इसमें भी 1 इनपुट 1 आउटपुट होगा, और जो मान आपका निकल के आया 12x, यह भी तो 1 आउटपुट 1 इनपुट 1 आउटपुट के रूल को फॉलो कर रहा है। एक रखिएगा तो 12 आएगा, 2 रखेंगे तो 24 आएगा, 3 रखेंगे तो 36 आएगा, 4 रखेंगे तो 48 आएगा, 5 रखेंगे तो 60 आएगा, 6 रखेंगे तो 96 आएगा, 12 25 60, 12 6 72 आएगा। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो यह भी आपका जो है एक एक नियम का फॉलो कर रहा है, इसलिए यह भी आपका क्या होगा, एकाएकी होगा। यहां से क्लियर कर लीजिए कि यदि ए से बी में कोई फलन एकाएकी है, बी से सी में भी यदि फलन एकाएकी है, ठीक है, तो इसके जो संलग्न करेंगे फंक्शन को, तो जो फंक्शन बन के आएगा वह भी आपका क्या होगा, एकाएकी फलन ही होगा। क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल आपका क्या कहता है, और यदि आप अभी तक फंक्शन वाला वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक ना, फॉग गॉफ हॉफ वाला वीडियो नहीं देखे हैं, तो एक बार जाकर जरूर देख लीजिए सभी लोग, क्योंकि ये प्रश्न आपको परेशान करता है एग्जाम में, ठीक है। और ये प्रश्न जब तक आप समझिएगा नहीं इसके बनाने का तरीका, तब तक आपसे नहीं बनने वाला है, ठीक ना। इसलिए जाकर आप निश्चित रूप से देख लेंगे सभी लोग। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिएगा यहां लिखा हुआ है एफ x1 बराबर एफ x2, एफ x1 बराबर एफ x2, और इसके बाद आपका है कि x1 बराबर x2, x1 बराबर x2, x1 बराबर x2, और यहां पर लिखा हुआ है x1 x2, x1 x2 बिलोंग्स टू a, ठीक है, बिलोंग्स टू a। तो एफ ए से बी में कैसा फलन होगा, पहली चीज आपको यह बताना है कि ये जो सिंबल है इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है। ये जो सिंबल है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ऐसा ना कि पढ़ दीजिएगा उल्टा ए है लिखल, नहीं है उल्टा ए लिखल, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, ताकि हमें कुछ पता चले कि इसका मतलब भी आप लोग को मालूम है, ठीक ना। ऐसे हम बताए नहीं है, ठीक ना, हम बताए नहीं है आप लोग कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन यदि आप लोग जानते होंगे तो एक बार कमेंट कर दीजिए, हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में कि इसका मतलब क्या होता है। हम निश्चित रूप से हमें मालूम है, ऐसा नहीं लग रहा होगा कि आप लोग की गुरुजी को अपने मालूम नहीं है, हमें मालूम है, तभी तो फंक्शन का पूरा रूल आपको समझा दिए, ठीक ना। चलिए, तो यहां पर आपको कह रहा है कि यदि किसी फंक्शन में आप x1 रखते हैं और फिर उसमें x2 रखते हैं, और दोनों के दोनों बराबर हो जाता है, दोनों के दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और ऐसा कब होता है, जब x1 और x2 जो है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि जो मान आप यहां रखे, सॉरी, कोई फंक्शन में आप ये रखे x1 और फिर कोई फंक्शन में आपने x2 रखा, और दोनों के दोनों आपस में बराबर हो गया, ठीक है, दोनों के दोनों आपस में बराबर हो गया। लेकिन ऐसा बराबर कब हुआ, जब दोनों माने आपस में बराबर था। तो इसको कैसा फंक्शन आप बोलेंगे, किस तरीके का फंक्शन है, देखिए ना, बड़ी सिंपल है। यह तो आपका एकाएकी फलन है ना। क्यों कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई फंक्शन था और उसमें आपने 5 रखा, तो मान लीजिए कि 5 रखने पर जो है यह आपका निकल के आया 7, 5 रखने पर कितना निकल के आया, 7।
और कहता है कि x1 और x2 दोनों आपस में बराबर है, तो इसमें भी आपने 5 रखा, ठीक है, इसमें भी आपने कितना रखा, 5 रखा। कहता है कि दोनों बराबर आया, तो इसमें भी आपको कितना निकल के आया, 7 निकल के आया। तो सिंपल है ना कि 5 रखने पर यदि 7 निकल के आया, तो यहां भी 5 रखने पर 7 निकल के आया है, तो दोनों के दोनों आपस में बराबर ही। तो कह रहा है ना कि x1 और x2 आपस में क्या है, बराबर है। तो 1 इनपुट 1 आउटपुट के रूल को फॉलो कर रहा है ना कि 5 रख रहे हैं तो 7 निकल रहा है, यहां 5 रखने पर 6 नहीं निकला, 5 रखने पर यहाँ 7 निकला, ऐसा ना कि मान बदल गया, ठीक ना। एक मान रखे तो जब एक निकला तो यहां पर भी वही निकल के आ रहा है, इसलिए कहेंगे कि यह आपका कौन सा फलन है, एकाकी फलन है। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। अगले सवाल की ओर बढ़िए कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। हाँ, और उसका मतलब जो है, ये जो इससे लिखा हुआ था इसका मतलब होता है ऑल ऑफ एक्स, यानी एक्स के सभी मानों के लिए, एक्स के सभी मानों के लिए। ऐसा कि लग रहा था कि वो गुरुजी को अपने नहीं आता है बुझने, आता है रे चेला, बड़ी मेहनत है, ठीक ना, ऐसा ना है, बुझ रहा है। ये जो है गणित बड़ी आपको जो है आसान सब्जेक्ट है, लेकिन कब, जब इससे आप मोहब्बत कीजिएगा, जब आप इससे दिल लगाइएगा ना, तो ये ऐसी महबूबा है, ऐसी महबूबा है कि आपको हर समय सुख का अनुभव कराएगी, हर समय सुखी का अनुभव कराएगी, बुझे। चलिए इसलिए मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत ई सब से, फालतू मोहब्बत से क्या लेना, वो सब नहीं। चलिए आइए, कहता है कि बिंदु 3, 4, 5 की एक्स अक्ष से दूरी, देखिए लाजवाब सवाल है। बिंदु 3, 4, 5 की एक्स अक्ष से दूरी, यहां देखिएगा, बिंदु 3, 4, 5 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, क्या बना दिए हो, मिटा देते हैं। बिंदु 3, 4, 5 की एक्स अक्ष से दूरी, मान लीजिए कि ये आपका बिंदु है, यहां पर 3, 4, 5, ये आपका एक्स है, वाई है और ये आपका जेड है। यहां पर कोई बिंदु है आपका पी, 3, 4, 5, पूछता है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा। तो जब आपको एक्स अक्ष से पूछेगा ना, तो एक्स के मान को साइलेंट कर दीजिएगा उस समय। याद रखिए एकदम तरीका जो समझा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम में जाके एकदम बुखार हो जाना है। जब आपको पूछेगा एक्स अक्ष से दूरी, तो उसमें एक्स को साइलेंट कर दीजिएगा। वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो वाई को साइलेंट कर दीजिएगा। जेड अक्ष से दूरी पूछेगा तो जेड को साइलेंट कर दीजिएगा, बाकी का मान निकाल लीजिएगा आप। जैसे एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो एक्स को साइलेंट कर देंगे, रूट अंडर वाई जेड बच गया ना, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 5 के स्क्वायर 25, 16 25 कितना हो जाएगा 41, यानी रूट अंडर 41 इसका आंसर है। एक्स अक्ष से दूरी है, एक्स अक्ष से। यदि इसी में आपसे पूछता कि वाई अक्ष से दूरी क्या होगा, तो वाई अक्ष से पूछेगा तो उस समय वाई को साइलेंट कर देना है, एक्स वाला और जेड वाला के साथ क्रिया। रूट अंडर 3 के स्क्वायर 9 प्लस 5 के स्क्वायर 25, 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, ठीक है। यदि आपको जेड अक्ष से दूरी पूछेगा तो उस समय जेड को साइलेंट कर देना है, एक्स और वाई से काम निकाल लेना है। रूट अंडर 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, यानी 16 9 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5। तो ये हो गया एक्स अक्ष से दूरी। जब 3 बिंदु आपका दिया रहेगा और पूछेगा कि इसमें एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी, या वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी, या जेड अक्ष से दूरी कितनी होगी, तो आपको वहां पर काम करना है कि जिस अक्ष से दूरी पूछेगा उसके मान को साइलेंट कर देना है, ठीक है। जिस अक्ष से आपको दूरी पूछेगा उसके मान को साइलेंट कर देना है और बाकी दूगों का दूरी निकाल देना है। बाकी दूगों का दूरी निकालना कैसे है, तो रूट अंडर वर्गों का योगफल, रूट अंडर वर्गों का योगफल जो आपके सामने दिख रहा है। अब एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा रूट अंडर 41। यदि वाई अक्ष से पूछता तो रूट अंडर 34, यदि जेड अक्ष से पूछता तो रूट अंडर 5। चलिए देखिए ये कितना मजेदार सवाल था आपका, ठीक ना, उलझ के रह जाइएगा आप तो सीधे मार देते रूट अंडर 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, भारी गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए, अगले सवाल की ओर बढ़िए और बनाइए सवाल को। देखिए क्या कह रहा है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा समघातीय अवकल समीकरण है। बाबू देखिए ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, हम डायरेक्ट ऑप्शन से बनाने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग भी ऑप्शन से ही बनाइएगा। देखिएगा पहले तरीका समझ लीजिए कि dx और dy दिख रहा है, उसमें आपको dx और dy दिख रहा है, उसके आगे जो फंक्शन है, उसके आगे फंक्शन उसका घात देखिएगा बराबर है कि नहीं।
ठीक ना, बराबर है कि नहीं, बस घात बराबर हो गया तो समघातीय हो गया। पहला जो आपका ऑप्शन है उसमें क्या कह रहा है, ए स्क्वायर वाई, जब गुना में है तो घात को जोड़ दीजिएगा, गुना में रहेगा तो घात को जोड़ के लिखिएगा, तो 2 को घात 1 कर, 1 को घात 1 कर, यानी 3 को घात है, यहाँ dx लिखल है माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इंटू डी वाई बराबर 0। देख लीजिएगा, गुना में रहेगा तो घात को जोड़ के लिखिएगा, जोड़ घटाव में घात नहीं जुटेगा, गुना में सिर्फ रहेगा तो घात को जोड़ के लिखिएगा, जोड़ घटाव में नहीं जुटेगा। तो इसका घात हो गया 2 1 3, इसका घात भी 3 है, इसका घात भी 3 है ना। इसका मतलब है कि dx वाला के साथ और dy वाला के साथ जो फंक्शन है वो दोनों का घात सेम सेम है, इसलिए वह आपका क्या है, अवकल समीकरण है। शर्त है कि कांस्टेंट एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होना चाहिए, फंक्शन अकेला होना चाहिए, कांस्टेंट वाला आएगा तो वो आपका नहीं होगा, इसमें कांस्टेंट वाला को छोड़ देना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा था +5, यहाँ पर लिखा था +2, तो इसको उस समय छोड़ देना है, ठीक है, ये आपका नहीं होने वाला है। फिर आपको सिर्फ फंक्शन वाला देखना है जिसका घात आप देख सके, और जिसका घात आप देख सकते हैं वही समघातीय होगा। घात देख सकते हैं क्या, बराबर घात देख सकते हैं वही समघातीय होगा, अन्यथा समघातीय नहीं होगा। तो यही इसका आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए, और अगला सवाल जो आपको दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए, ठीक है, सवाल को बनाने में इंटरेस्ट लीजिए और एकदम मजेदार तरीके से सवाल को सॉल्व कीजिए। आ गया द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया देखिए क्या है, यहां पर आपको दिख रहा है कि A स्टार B ये संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया का साइन है, बराबर आपका है 2A प्लस B। तो आपसे कह रहा है कि 2 स्टार 3 और इसका स्टार है आपका 4, इसका मान कितना के बराबर होगा। सबसे पहले देख लीजिए, सवाल जब आपको इस तरीके से द्विआधारी संक्रिया वाला आएगा, मान लीजिए कि यदि अकेला होता, इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाइए इस पार्ट को, ठीक है, तो इसको उठा के यदि आप यहां रखिएगा तो 2 जाएगा A के सामने में और 3 जाएगा B के सामने में, तो यही मान आपको इन्हें रख देना है खाली, ठीक ना, A के जगह पर 2 B के जगह पर 3 रख देना है, तो 2 गुने 3 प्लस 3, यही ना होगा, सॉरी A के जगह पर 2 रखना है तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 3 7, तो यहां पर क्या हो गया आपका 7 स्टार 4। अब देखिए जो ये था वहां पर 7 आ गया, इधर वाला स्टार 4। अब तुलना करेंगे तो क्या होगा, A के जगह पर 7 और B के जगह पर 4, तो अब आपको फिर से इसमें वही काम करना है, 2 गुने 7 प्लस 4, 7 दूना 14, 4 कितना हो गया 18, 14 4 कितना हो गया 18, ये हो गया आपका द्विआधारी संक्रिया। कितना आसान है, देखिए तो AB का मान देल है, बस वही मान उसमें रख देना है, मान निकाल लेना है, हो गया द्विआधारी संक्रिया। खाली इसमें जो स्टार जोड़ दिया है बस वही सेटिंग वाला काम खाली करना है। देखिएगा जल्दी से, इसका क्लास हम लेकर आने वाले हैं, बहुत जल्दी ही इसका वीडियो आ जाएगा आप लोग के लिए, ठीक ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए। क्या कहता है, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, देख लीजिएगा सवाल देख लीजिएगा, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू इंटू डी वाई बटे डी एक्स के होल क्यू बराबर एक्स के पावर 4 की कोटि क्या है। चलिए कोटि पूछ रहा है तो ये सवाल का जवाब हम देना उचित नहीं समझते हैं, आप लोग दे सकते हैं इसका जवाब, इसलिए आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं कि कंडीशनें पूरा बता दिए हैं, ठीक ना, कि बस जहां पर सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यदि खाली कोटि पूछ रहा है तब जहां पर सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है वहीं पर आपको रुकना है। तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कहां पर हुआ है, पहले में देख लीजिए 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो वही इसकी कोटि हो जाएगी, यानी कोटि 2 के बराबर होगा। यदि आपसे घात पूछेगा तो जिसका कोटि देखिएगा उसी का घात देखिएगा, लेकिन घात देखने से पहले आपको 2-3 चीज याद रखना है कि dy बटे dx का सिंबल लॉग के कोणांक में नहीं होना चाहिए, dy बटे dx का सिंबल त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में नहीं होना चाहिए, dy बटे dx का सिंबल आपको e के पावर में नहीं होना चाहिए, dy बटे dx का सिंबल रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए, dy बटे dx का सिंबल बटा में नहीं होना चाहिए, तभी आप घात निकाल सकते हैं, अन्यथा घात नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। ये तो आपका जो है मैट्रिक्स का सवाल है, कहता है निम्नलिखित अवयव में कौन 3 गुने 3 क्रम के एकांक अवयव है। अभी आपको जस्ट बताए हैं कि 3 गुने 3 कोटि का जो है एकांक अवयव या उसी को कहते हैं तत्समक अवयव या उसी को कहते हैं क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देख लीजिए वो कौन होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि इसका डिफिनीशन भी अभी हम आपको बता दिए हैं कि वैसा अवयव जिसके विकर्ण में एक अवयव हो, यानी 1 हो, 1 सिर्फ 1 हो, 1 1 1 हो विकर्ण में,
बाकी सभी अवयव 0 के बराबर हो, उसे ही हम कहते हैं क्या, तत्समक अवयव या एकांक अवयव या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 3 गुने 3 कोटि का कह रहा है, इसलिए 3 गुने 3 कोटि का ये होगा। यदि आपसे 2 गुने 2 कोटि का पूछेगा तो 1 0 0 1 ये होगा, हो जा गया ना। अगले सवाल की तरफ बढ़िए। अगला सवाल आपका क्या कहता है, जो सवाल आपको दिख रहा है बनाने का प्रयास कीजिए। पहले अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिए, जल्दी एकदम इत्मीनान से बनाइए। 30 40 50 मिनट का समय लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा 50 मिनट का समय लेंगे, लेकिन एक एक सवाल को क्लियर करते हुए चलेंगे, उसके आसपास के सवाल को भी क्लियर करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। देखिए क्या कह रहा है, e के पावर log x dx, e के पावर इंटीग्रेशन है, e के पावर log x dx। सबसे पहली चीज कि जब e के पावर में log होता है तो उसके आगे जो कांस्टेंट होता है वो log के पूर्णांक में चल जाता है, बाकी सब खत्म। तो यहाँ e के x के पावर में 1 जाएगा, बाकी खत्म। तो x के पावर 1 यानी x, यही ना होगा। अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x² 2 प्लस c। लीजिए आंसर, इसका आंसर हो गया। अगला जो सवाल है बहुत आसान सवाल है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना के बराबर होगा। कॉसेक थीटा इंटू डी थीटा का जो है इंटीग्रेशन पूछ रहा है। पहले भी आपको यह मालूम है कि साइन और कॉसेक दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है और दोनों के व्युत्क्रम का गुणनफल जो है 1 के बराबर होता है, इसलिए यह तो आपका 1 हो जाएगा, 1 इंटू डी एक्स, डी थीटा है ना, हाँ डी थीटा। अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा आपका सीधे हो जाएगा थीटा प्लस सी। थीटा प्लस क्या हो जाएगा, सी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा। हाँ, ये आपका जो है 3D का सवाल है, ठीक है। बहुत बार इसका आंसर हम बता भी चुके हैं आप लोग को, और आप लोग भली भांति इसका आंसर जानते भी होंगे, क्योंकि गजब का कॉन्सेप्ट बताए थे आपको यहाँ पर 3D वाला में। L1 M1 N1 L2 M2 और N2 द्विकोणीय हो तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण यानी cos थीटा बराबर क्या होगा, तो बारी बारी से गुणनफल L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर हो जाएगा आपका cos थीटा। यही देख लीजिए आंसर होगा इसका, ठीक है। बार बार हम आपको बता दिए हैं, 2-3 बार इसमें आपको बता दिए हैं। चलिए कहता है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, साइन और साइन इनवर्स x। तो ये आपका साइन से साइन कैंसिल होता है कब, जब यह आपका जो है -π/2 से π/2 तक होगा तब, ठीक है। तो साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान आपका बचता है, ठीक है, यानी x इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल जो आपको दिख रहा है कहता है इसका समाकलन गुणांक निकालना है आपको, जल्दी से बना लीजिए। तब तक समाकलन गुणांक जो निकालना है जल्दी से बना लीजिए। dy/dx, देखिए dy/dx प्लस y/x बराबर x के पावर 5 का समाकलन गुणांक क्या होगा। इसका समाकलन गुणांक क्या होगा, तो बड़ी सिंपल है, dy/dx अकेला चाहिए। अब y के साथ वाला जो रहेगा उसको क्या करेंगे, e के पावर में इंटीग्रेशन 1/x। तो e के पावर 1/x बराबर क्या होता है, log x, यानी इसका आंसर कितना के बराबर हो जाएगा, x के बराबर, क्योंकि यहां जो कांस्टेंट है ये इसके पावर में चला जाएगा ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका x के बराबर। देख लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। अगला सवाल जो दिख रहा है बनाने का प्रयास कीजिए उसको जल्दी, सभी लोग जो अगला सवाल आपको दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिए। मजेदार सवाल है, देखिए क्या कह रहा है, tan इनवर्स √x इंटू x प्लस 1 और प्लस साइन इनवर्स x² प्लस x प्लस 1 बराबर π/2 के वास्तविक हल हो तो इसके कितने हल संभव हैं, कितने हल संभव है। बड़ी इत्मीनान से इस सवाल को बनाना है और चालकता से बनाना है, काफी एकदम चालाकी से इस सवाल का सॉल्यूशन कर लेना है। देखिए tan इनवर्स क्या होगा आपका x इंटू x प्लस 1 और प्लस साइन इनवर्स, प्रेजेंट ऑफ माइंड का यहां पर जो है आपको परिचय देना है, x² प्लस 1 बराबर में है π/2, बराबर में है π/2 के वास्तविक हल की संख्या कितनी होगी। देखिए सबसे पहले तो आप एक चीज देख लीजिए कि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है,
और यह भी आपका क्या है, द्विघात बहुपद है। तो आपको बता दिया गया होगा 10वां में, यदि आप 10वें वर्ग में पढ़े होंगे तो वहां पर आपको बता दिया गया है कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, रैखिक बहुपद के 1 शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। कहने का मतलब है कि जितने घात वाला बहुपद होता है उसके शून्यकों की संख्या भी उतना ही होती है। तो ये 2 घात वाला है, यह 2 घात वाला है, तो जब इसका शून्यक निकालेंगे तो वह कै गो होगा, 2 गो शून्यक होगा ना, यानी इसका आंसर होगा आपका 2 के बराबर। इसका शून्यक कै गो होगा, 2 गो। अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा, कहता है कि tan cos इनवर्स x, देखिए यहां पर लिख रहे हैं tan cos इनवर्स x। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में क्या करना है जी, cos जो आपको दिख रहा है ये cos को tan में बदलना है, जो बाहर में होगा वही अंदर में लाने का प्रयास करेंगे, जो बाहर में होगा वही अंदर में लाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं इसका, देखिएगा यदि हम लिखते हैं कि cos इनवर्स x बराबर p, तो cos p बराबर हो जाएगा आपका x बट्टा में 1, cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा में कर्ण, और आपको tan का मान चाहिए ना, तो tan p बराबर हो जाएगा लंब बट्टा में आधार। लंब के जगह पर आपको क्या मान चाहिए, तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर ना, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटा में आधार के जगह पर क्या हो जाएगा x। और यदि p का मान हम यहां से निकालते हैं तो इनवर्स में चला जाएगा ना, यानी tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में क्या होगा x। अब जहां पर आप cos इनवर्स को p माने थे तो p का मान तो ये निकल के आ गया tan वाला, और tan इनवर्स से वो आपका tan कैंसिल हो जाएगा, तो यही ना बचेगा, बचेगा क्या, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में क्या x, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में क्या बचेगा x। देख लीजिए कितना आसानी से बन गया, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। फॉग का मान निकालने के लिए कह रहा है, निकाल तो चला जल्दी से फॉग का मान, जल्दी से निकालो फॉग। ऐसा ना कि सेंट छिट के आ जाना, कहा ना फॉग निकल गया, है फॉग नहीं, यहाँ पर मान निकालना है फॉग का मान क्या होगा, जल्दी से निकालिए। फॉग निकालना है आपको, फॉग क्या चल रहा है, तो फॉग चल रहा है नहीं। चलिए देखिए फॉग का मान आपको बताने के लिए कहा जा रहा है, यहां पर fx का मान दिया गया है, fx बराबर है 8x के पावर 3, और gx बराबर आपका है, gx बराबर है x के पावर 1/3। तो कहता है कि फॉग बराबर क्या होगा, फॉग बोले तो f ऑफ gx, यानी फंक्शन f जो है उसमें x के स्थान पर gx आ गया, फंक्शन x के स्थान पर gx आ गया, तो fx बराबर है 8x3, तो x के जगह पर gx आएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका gx के क्यू, ठीक है। देखिएगा अब 8 ज्यों का त्यों, और gx के जगह पर जो मान है रख दीजिए, तो क्या है x के पावर 1/3, और उसका पावर हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 8x, यानी फॉग का मान कितना के बराबर हो गया, 8x के बराबर हो गया। देख लीजिए कहीं पर है क्या, ऑप्शन नंबर डी, 8x के बराबर इसका मान होगा, ठीक है। अब कहता है अगला सवाल आपका, यह फंक्शन का है, f में जो है f r से r, यानी रिलेशन रियल नंबर से रियल नंबर में एक फंक्शन है, फिर g जो है r से r 2 फलन है, ताकि fx बराबर x प्लस, देखिए fx बराबर x प्लस एक्स स्क्वायर, और gx बराबर 3 माइनस एक्स, ठीक है। तो आपको मान निकालने के लिए कहा जा रहा है फॉग का ना, फॉग का मान निकालने के लिए जा रहा है f ऑफ x, यानी फॉग, तो f ऑफ gx, फॉग का मान निकालना है तो f ऑफ gx। देख लीजिएगा fx का जो मान है उसमें आपको x के जगह पर gx रख लेना है, तो x के जगह पर यदि gx रखेंगे तो कितना होगा 3 माइनस एक्स, और फिर प्लस x के जगह पर 3 माइनस एक्स के होल स्क्वायर। देखिएगा 3 माइनस एक्स प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर कितना होगा 9 ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 3 माइनस एक्स प्लस 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, यहां देखिएगा 9 3 12, अब माइनस एक्स माइनस 6x तो माइनस 7x ना, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये हो जाएगा इसका फॉग का मान, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12।
जल्दी से इसका ऑप्शन देख लीजिएगा, कौन सा ऑप्शन होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। सॉरी, यहां पर gx का मान ही गलत लिखा गया है, ठीक है, gx का मान ही यहां पर गलत लिखा गया है, इसलिए ये गड़बड़ हो गया। gx का मान ही गलत लिखा गया है, ठीक है। gx का मान आपका लिखा हुआ है 3x माइनस 4 और यहां पर हमने gx का मान लिख दिया 3 माइनस x, ठीक है। देख लीजिएगा, यहां पर मान को सुधार कर देते हैं। gx का मान है आपका 3x माइनस 4, तो यहां पर आपका आ जाएगा 3x माइनस 4 और फिर यहां भी आपका हो जाएगा 3x माइनस 4, ठीक है। ये 3x माइनस 4 ज्यों का त्यों रहेगा, 3x माइनस 4 ये ज्यों का त्यों रहेगा, 3x माइनस 4 ज्यों का त्यों रहेगा और इधर भी आपका होगा 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। मिटा देते हैं, थोड़ा सा यहां से मिस्टेक हो गया, माने यानी मान लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। देखिएगा, देखिए, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 3x माइनस 4 के होल स्क्वायर, दोनों में 3x माइनस 4 मिल रहा है तो 3x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा आपका? यहां कुछ नहीं बचा तो 1 अब प्लस यहां क्या बचेगा तो 3x माइनस 4, यही बचेगा ना। यानी हो जाएगा आपका 3x माइनस 4 इंटू में ये हो जाएगा आपका 3x और माइनस 3, ठीक ना, 3x माइनस 3। इसमें से आप चाहे तो 3 भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यदि यहां से आप 3 को कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 बाहर हो जाएगा तो x माइनस 1 बचेगा इंटू में 3x माइनस 4 बचेगा, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक ना। मान लिखने में थोड़ा सा ये हो गया था, यहाँ पर gx का मान जो है 3x माइनस 4 था और हमने 3 माइनस x लिख दिया था। चलिए कोई बात नहीं है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल आपका क्या कहता है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। a का मान दिया गया है, b का मान दिया गया है, fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो a से b में कैसा फंक्शन होगा? देखिएगा, a का मान जो आपका दिया गया है 1 2 3 और b का मान जो आपका दिया गया है 5 7 10 17, ठीक है। और fx बराबर जो दिया गया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है, ठीक ना। a से b में कैसा फलन है, यानी a का मान रखने पर देखिए तो b आ रहा है। चलिए यहां रख के देख लीजिए, 1 रखेंगे तो 1 के स्क्वायर, 1 का 1 2 ना, 1 के रखना है ना पहले, सॉरी यहां भी मिस्टेक है, यहां 2 होगा, 2 5 10 17, 2 5 7 नहीं है, 2 5 10 17। चलिए आप चेक कीजिए, चलिए x के जगह पर पहले 1 रख लीजिए, तो 1 के स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 2, 1 रखने पर 2 आ गया ना। यहां f1 बराबर हो गया 2। अब चलिए f2 यानी 2 रखिए, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 1 5, 2 रखने पर 5 आ गया। इसके बाद f3 3 रखिए, 3 रखना है ना, 3 रखेंगे तो कितना होगा 3 के स्क्वायर 9 1 10, यानी इसका इसके साथ संबंध है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ये खुला हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, तो एक का एक के साथ संबंध है ना, तो यह आपका एकाकी फलन कहलाएगा, ठीक है, एकाकी फलन कहलाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। यहाँ a बराबर दिया गया है 1 2 3 पर संबंध r 1 2 2 3 1 1। देखिए तो a से a में एक संबंध यहाँ पर दिया गया है 1 2 2 3 और 1 1, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि दिया गया है तो a क्रॉस a का कौन सा अवयव r में शामिल किया जाए कि परिणामी संबंध संक्रमक संबंध हो जाए। संक्रमक संबंध होने के लिए आपको बता दिए हैं कि a का जो संबंध b के साथ है वही संबंध b का c के साथ होना चाहिए और वही संबंध a का c के साथ भी होना चाहिए। तो चलिए देखिएगा, यहां पर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपका संबंध दिया गया है 1 2 2 3 1 1। चलिए पहले संक्रमक की बात कर लेते हैं। तो यहां देखिएगा 1 और 2 यानी ए बी, तो यहां बी से तो बी सी, तो फिर ए सी हमको चाहिए ना, यानी 1 3 चाहिए। 1 3 यदि इसमें आ जाएगा तो यह आपका संक्रमक कहलाएगा ना। देखिए ना, ए बी
उसके बाद BC, तो AC चाहिए यानी 1 3 चाहिए आपको। देखिए तो 1 3 है कहीं पर, 1 3 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 1 3, यही इसका हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब कहता है Na बराबर 3। देखिएगा नंबर ऑफ A बराबर है 3, नंबर ऑफ B बराबर है 2, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B का मान कितना के बराबर होगा? तो दोनों को गुना कर लीजिए यानी 3 दूना 6 के बराबर। इस तरीके से आपका सवाल खत्म हुआ, टोटल 25। ठीक है, समय कितना लगा? 50 मिनट। कोई बात नहीं है, ठीक है, 50 मिनट का वक्त लगा, लेकिन 25 क्वेश्चन नहीं, आज आप लोग के लिए 50 क्वेश्चन भी, ये 50 क्वेश्चन के बराबर हो गया, क्योंकि अलग अलग तरीके से 2-3 सवाल को सॉल्व किए हैं और उसके आसपास का सवाल भी आप लोग को बताते चले। ठीक है साथियों, तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और यदि आपने रिलेशन फंक्शन वगैरह का वीडियो नहीं देखा है तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा। और जो भी लोग यूपी बोर्ड से हैं और झारखंड बोर्ड से हैं, नीचे कमेंट जरूर करेंगे ताकि उन लोगों के लिए भी हम एक क्लास लगा दें। ठीक ना? हाँ, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा सभी लोग, यूपी बोर्ड और झारखंड बोर्ड वाले। और न्यू बैच की शुरुआत बहुत जल्द होने जा रही है। ठीक है, हाँ, जो भी बच्चे न्यू बैच के लिए जुड़ना चाहेंगे निश्चित रूप से जुड़ें सभी बच्चे। ठीक है, और आपके आसपास यदि बच्चे होंगे तो उन्हें निश्चित रूप से आप लोग जानकारी दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।